नमस्कार दोस्तों। आज हम ह्यूमन ब्लड के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, नीट और सभी पैरामेडिकल्स एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम ब्लड के हर कंपोनेंट्स को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्लड होता क्या है। तो ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और कॉन्टिन्यूसली हमारा बॉडी अंदर सर्कुलेट करता है। मतलब ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और कॉन्टिन्यूसली हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। अब सवाल आता है कि ब्लड का काम क्या होता है। ब्लड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। उसके बाद हम न्यूट्रिएंट यानी खाने से जो एनर्जी और विटामिन मिलती है उन्हें सेल्स तक लेकर जाता है। फिर हमारा है हार्मोन्स। हार्मोन को एक ग्लैंड से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, जैसे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, इनको रिमूव करने में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लड हमारे बॉडी में होम्योस्टैसिस और इम्यूनिटी मेंटेन करने का काम करता है। जैसे और सब तो ये क्या है कि ब्लड हमारे बॉडी का टेम्परेचर, पीएच और वेस्ट बैलेंस मेंटेन करता है, जिसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। इम्यूनिटी का जो पोर्शन है ये, साथ ही ब्लड हमारे बॉडी को डिसीज से बचाता है यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ब्लड का वॉल्यूम जो होता है एवरेज, वो इन अडल्ट मेल में 5 to 6 लीटर होता है और एडल्ट फीमेल में 4 to 5 लीटर होता है। और ये थोड़ा बहुत वेट के हिसाब से हल्का फुल्का वेरी भी करता है। ये क्वांटिटी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। अब ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो ब्लड जो कंसिस्ट हुआ है, जो बना हुआ है, तो देखिए ये जो है ब्लड जो हमारा बना हुआ है, जो कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, वो पहला है हमारा प्लाज्मा। पहला हमारा प्लाज्मा है जो 55% होता है ब्लड में वॉल्यूम में। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया और प्लेटलेट्स, ये 45% होते हैं। 45%। उसके बाद तो चलिए इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले प्लाज्मा है, ब्लड का लिक्विड पोर्शन है। ये हल्का येलो कलर का होता है, जिसे हम पेल येलो फ्लूइड बोलते हैं। पेल येलो कलर का ये फ्लूइड होता है और टोटल ब्लड का लगभग ये 55% होता है। ठीक है, 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम का ये कवर करा होता है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करते हैं तो इसका जो सबसे ज़्यादा वाटर होता है इसमें 90 to 92%, प्लाज्मा प्रोटीन 7 से 8%। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक, अब प्लाज्मा प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन। तो देखो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्लड सैंपल टेस्ट ट्यूब में लेकर सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाए, जो रेड कलर की वॉल होती है ना, रेड कलर की जो वो होती है, वैक्यूटेनर होती है, अगर उसमें ब्लड लेके और हम इसको तेज़ से सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको घुमाएं तो येलो कलर का जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर हो जाता है और रेड ब्लड सेल थोड़ी भारी होती हैं तो वो नीचे बैठ जाती हैं। फिर हम प्लाज्मा प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन की बात करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन और प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहली जो प्रोटीन है वो एल्बुमिन है। एल्बुमिन जो है ये प्लाज्मा का सबसे एबेंडेंट यानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने वाला प्रोटीन है। सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन है। इसका मेन काम होता है ब्लड को कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। ब्लड का मेन काम होता है ब्लड का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो मेंटेन करने का होता है और इडिमा से प्रिवेंट करता है। इडिमा से ये प्रिवेंट करता है। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से हम समझते हैं कि ये क्या है। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये ब्लड के अंदर पानी को रोक रखता है। ठीक है, अगर एल्बुमिन कम हो जाए, जो हमारा एल्बुमिन है, जो प्रोटीन है, अगर वो कम हो जाए तो पानी टिश्यू में चला जाता है और बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। इसी स्वेलिंग को हम एडिमा कहते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा एल्बुमिन है इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू एडिमा प्रिवेंशन। ठीक है, ऐसे एडिमा का प्रिवेंशन। नाउ जो हमारी दूसरी प्रोटीन है तो ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये पहला। और जो दूसरा है इंक्लूड्स एंटीबॉडीज़। इसी ग्रुप में एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती हैं जो
जैसे देखो, जब कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में अटैक करता है तो ये एंटीबॉडीज़ उसे डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। नाउ अब हमारा तीसरा है जो है फिब्रिनोजन। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये क्या है? एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कन्वर्ट इनटू फिब्रिन ड्यूरिंग कोएगुलेशन। जब बॉडी में इंजरी होती है तो फिब्रिनोजन बदल कर कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में, बना देता है और ब्लड का क्लॉट बना देता है। इसी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हमारी रुक जाती है। अगर फिब्रिनोजन की डिफिशियंसी हो जाए तो पेशेंट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। अगर फिब्रिनोजन की डिफिशियंसी हो जाए तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब पेशेंट की ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, क्योंकि वो फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा और जिससे क्लॉटिंग बनेगी नहीं। अगर क्लॉटिंग होगा नहीं तो ब्लीडिंग चलती चली जाएगी, मतलब होती चली जाएगी। अब अगर हम क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखें तो लो एल्बुमिन लेवल कैन लीड्स टू एडिमा। तो एल्बुमिन कम होगा तो एडिमा होगा, ठीक है। तो अब हम रेड ब्लड सेल की बात करते हैं, जिसे हम आरबीसी कहते हैं। इन्हें इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका मेन काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं ये लोग। किसमें? इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये बाइकॉन्केव होते हैं। बाइकॉन्केव इनका शेप की वजह से ये ऑक्सीजन, इस शेप जो ये बाइकॉन्केव इनका शेप होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज ईजिली हो जाता है इनसे। और इनके पास नो न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके साथ साथ कंटेन हीमोग्लोबिन, इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को बाइंड करता है हीमोग्लोबिन और बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचाता है। अगर हम इसका नॉर्मल काउंट देखें तो ये मेल में लगभग 4.5 टू 5.9 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। फीमेल्स में 4.1 टू 5.1 मिलियन क्यूबिक एमएम होता है। अगर इसके हम लाइफ स्पैन देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। साइट ऑफ फॉर्मेशन इसका बोन मैरो है। साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन तो ये स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब ये स्प्लीन में जाके मर जाता है। अब हम देखते हैं इरेथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी बनने की प्रोसेस को हम इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। हार्मोन रेगुलेटिंग आरबीसी प्रोडक्शन, इरेथ्रोपोइटिन जो ये हमारा हार्मोन है, ये सिक्रेटेड बाय किडनी, ये किडनी से सिक्रेट होता है। अब इसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ। तो किडनी से रिलीज होता है ये, मतलब इरेथ्रोपोइटिन। और अगर जैसे किडनी डैमेज हो जाती है तो जो हमारा इरेथ्रोपोइटिन होता है, ईपीयू कम बनेगा और आरबीसी भी कम बनेगा। रिजल्ट क्या होगा? पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि देखो जब आरबीसी कम बनेगा, इरेथ्रोपोइटिन बहुत कम निकलेगा, डैमेज रहेगी किडनी, तो उसमें से इरेथ्रोपोइटिन बहुत कम निकलेगा। और इरेथ्रोपोइटिन एक तरफ से सिग्नल है। ये सिग्नल क्या है कि ये रेड बोन मैरो के पास जाता है और उससे बोलता है कि आरबीसी और बनाओ। जितना ये रिलीज होगा उतना वो आरबीसी बनाएगी। अगर ये कम रिलीज होगा, किसी तरह की किडनी में डैमेज है तो ये कम रिलीज होगा, तो ये कम जाएगा हीमोग्लोबिन, वो रेड बोन मैरो के पास। और जब बोन मैरो के पास ये कम जाएगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम ही होगा ना, तो पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन है, इतना जान लो। अब हम हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आयरन कंटेनिंग रिस्पायरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। इसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से कलर रेड होता है ब्लड का। उसके साथ साथ और इसी प्रोटीन की हेल्प से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। देखो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मतलब इसी प्रोटीन की हेल्प से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। उसके साथ साथ अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो पेशेंट को वीकनेस होगा, फटीग होगी, कमजोरी होगा और साथ साथ एनीमिया हो जाता है। अगर हम इसका क्लिनिकल कोरिलेशन देखें तो क्रोनिक किडनी डिसीज में लीड टू एनीमिया ड्यू टू द डिक्रीज इरेथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। मैंने भी आपको क्या बताया कि इरेथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन, अगर मान लो किडनी में कोई डिसीज है, किसी तरह का किडनी में इंजरी है, तो वो इरेथ्रोपोइटिन जो हमारा ईपीयू हार्मोन है उसको कम रिलीज करेगा। जब उसको कम रिलीज करेगा तो वो बोन मैरो में नहीं, कम ही जाएगा। और जब बोन मैरो में बहुत लेस अमाउंट में जाएगा तो आरबीसी वहाँ से बहुत लेस अमाउंट में प्रोडक्शन होगा आरबीसी का, जिस वजह से इट्स लीड टू अनीमिया, ठीक है। और पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा। नाउ जो हमारा सेकंड कंपोनेंट था वो हमारा आरबीसी के बाद हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। इनका काम होता है बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना और उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इनका नॉर्मल काउंट जो है लगभग 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम होता है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनको हम पहले 2 भाग में बांटते हैं। फिर देखो ये 5 टाइप के होते हैं, तो पहले इनको 2 टाइप्स में इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, एक एग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर हमारा सबसे पहले जो है वो न्यूट्रोफिल आता है। तो ये मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी है, मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं न्यूट्रोफिल्स। उसके साथ साथ
बैक्टीरिया और इन्फेक्शन हमारे बॉडी में अगर कभी भी आते हैं तो सबसे पहले ये अटैक करते हैं, इसलिए इन्हें हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, फैगोसाइटिक इन नेचर। इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया को खाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसी प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फिर हम जो सेकंड है हमारा इस्नोफिल। इस्नोफिल्स क्या होता है? इंक्रीज इन पैरासिटिक इन्फेक्शन। जब पैरासाइट का इन्फेक्शन होगा, जब एलर्जी होगा या पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा तो ये बढ़ जाता है, ठीक है, हाई हो जाता है। उसके साथ साथ एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। अगर सीबीसी रिपोर्ट में इस्नोफिल बढ़े मिले तो डॉक्टर को एलर्जी या वार्म इन्फेक्शन का डाउट होता है, मतलब ये अगर ये बढ़ा हुआ है तो ये एलर्जिक इन्फेक्शन विद एलर्जिक रिएक्शन ये होता है। थर्ड, बेसोफिल। रिलीज हिस्टामिन एंड हेपेरिन और पार्टिसिपेट इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस। मतलब ये हिस्टामिन और हेपेरिन रिलीज करता है बेसोफिल। इन्फ्लामेशन और एलर्जी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। अब जो हमारा सेकंड है वो हमारा ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे दो आते हैं, एक लिम्फोसाइट आता है, और एक मोनोसाइट आता है। तो लिम्फोसाइट क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये एंटीबॉडी बनाते हैं, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इन एडाप्टिव इम्यूनिटी, और हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, है ना, हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। वैक्सीनेशन इसी इम्यूनिटी पर वर्क करता है, ठीक है, वैक्सीनेशन जो हमारा इसी इम्यूनिटी पर वर्क करता है। फिर हमारा जो सेकंड है वो मोनोसाइट है, ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, मतलब ये सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी होते हैं। फिर डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेज, साथ साथ बॉडी टिश्यू में जाकर मैक्रोफेज बन जाते हैं। ये डेड सेल और बैक्टीरिया को क्लीन करते हैं, ये ब्लड सेल और बैक्टीरिया को क्लीन करते हैं। डेड सेल्स जो होती हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ये क्लीन करने का काम करते हैं। अब अगर हम इनका क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करें तो न्यूट्रोफिल का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर इस्नोफिलिया बढ़ा हुआ है तो पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जी, अगर लिम्फोसाइटोसिस है मतलब वायरल इन्फेक्शन। ये देखिए, ये हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं, ये इरेथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल, ये हमारे प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के जो पांच टाइप्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। देखिए, ये मोनोसाइट है, ये बैसोफिल्स हैं, ये इसिनोफिल्स हैं, देखो बाइलोब, और ये लिम्फोसाइट्स हैं, और ये न्यूट्रोफिल है मल्टीलोब, ठीक है। फोर्थ, प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इनका फंक्शन है, मतलब सबसे पहले ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, जब कहीं कोई भी एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, कहीं कट लगा, तो यही हमारा प्लेटलेट जो है वो तुरंत एक्टिवेट होकर ब्लीडिंग को रोक देता है। हीमोस्टैसिस का मतलब अगर कहीं कट लग जाए तो प्लेटलेट्स तुरंत एक्टिवेट होकर ब्लीडिंग को रोक देता है, उसी को हम हीमोस्टैसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम नॉर्मल काउंट देखते हैं तो 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm होता है इसका नॉर्मल काउंट। उसके बाद साथ साथ इसकी लाइफ स्पैन जो है वो 7 से 10 दिन की होती है। साइट ऑफ प्रोडक्शन इसका सेम टू सेम आरबीसी की तरह बोन मैरो में होता है। नाउ क्लिनिकल कोरिलेशन जो बहुत जरूरी है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में रिजल्ट्स इन स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एंड स्मॉल रेड ब्लीडिंग स्पॉट्स ऑन द स्किन। अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो, जिससे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, तो पेशेंट में ब्लीडिंग, स्किन पर छोटे रेड स्पॉट दिखाई देते हैं, और सीवियर केस में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है। ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं जिसे आप कमेंट में बताएंगे। पहला है विच प्लाज्मा प्रोटीन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है? जो हमारे प्रोटीन्स हैं कि एल्बुमिन करता है, ग्लोबुलिन करता है, कौन सा करता है? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी प्रोडक्शन इज, आरबीसी बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? जो हमारे हिसाब से जो हमारा किडनी निकालती है, जिसे हम ईपीओ भी कहते हैं, उसका आप पूरा नाम कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें